नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। वो कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश में 50 साल से ज्यादा तक शासन किया, और वो कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि हार उसकी नियति बनती जा रही है। हर चुनाव में कांग्रेस की हार से कार्यकर्ता भी हताश होते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश भी ठंडा होता दिख रहा है। 2014 से अब तक ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को हार ही मिली है। 2014 से अब तक 2 लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अब बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सहयोगी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीटों पर सफलता कांग्रेस को हाथ लगी। वहीं खुद पार्टी के कई नेता नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस कब कमबैक करेगी। क्या कांग्रेस में आत्ममंथन करने की जरूरत है, और क्या कांग्रेस अपनी नीति की वजह से कमजोर हो रही है? इन सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। किसी जमाने में कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 135 साल की कांग्रेस, जिसने देश में 50 साल से ज्यादा तक राज किया है, अब कुछ राज्यों में सिमट गई है। यूं कहें कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसकी जमीन खिसकती जा रही है। कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। मजबूत मोदी के सामने कांग्रेस टिक ही नहीं पा रही। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पा रही है। हर बार चुनाव होते हैं और रिजल्ट आते ही कांग्रेस की कमजोरी सामने आने लगती है। वो कांग्रेस जिसके अध्यक्ष बहुत ताकतवर होते थे। पार्टी के कोई भी नेता चूं तक नहीं बोलते थे। अब पार्टी के नेता कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद कांग्रेस लगातार हार रही है। 1-2 राज्य जीती भी तो वहां के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के बल पर। 2 बार लगातार लोकसभा में ऐसी हार हुई कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। कांग्रेस उबरने की कोशिश ही नहीं कर रही, आत्ममंथन करने की कोशिश ही नहीं कर रही, नेतृत्व बदलना नहीं चाहती, गांधी परिवार से ऊपर सोचने की कोशिश नहीं करती है। युवा नेताओं को पार्टी में मौका नहीं मिल रहा, इसलिए युवाओं की कांग्रेस में रुचि कम होती जा रही है। नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन कभी जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाकर पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं करते। पार्टी के कई नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बदलने की मांग करते रहे हैं, लेकिन 2 धड़ों में बटी पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है। यही कारण है कि चुनाव के वक्त सिर्फ कुछ दिनों तक कुछ नेता सक्रिय रहते हैं, बाकी सब देखते रहते हैं। आपसी गुटबाजी के चलते इतनी पुरानी पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि हर बार चुनाव के रिजल्ट आते ही एक रीजनल पार्टी की तरह परफॉर्मेंस दिखता है। अभी हाल में बिहार का चुनाव हुआ तो पार्टी की पोल खुल गई। राहुल के साथ रैली के अलावा किसी भी बड़े नेताओं ने बिहार में रैली नहीं की। बिहार चुनाव में स्ट्राइक रेट सिर्फ 25% ही रहा। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई, और यही कारण है कि आरजेडी ने राहुल पर सवाल उठाया। महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन अगर अच्छा होता तो तेजस्वी को ताज मिल जाता। कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। 70 सीटें कांग्रेस ने तो ली, लेकिन उसके पास अच्छे और जिताऊ उम्मीदवार भी नहीं थे। बिहार के नतीजों ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की कमजोरी सामने आई है। उसके बाद भी कांग्रेस हार पर मंथन करने के बजाय सहयोगी पर ही सवाल उठा रही है। वो आरजेडी में है, लेकिन उनकी मिलीभगत भाजपा जदयू से। भला कोई आरजेडी का आदमी बीजेपी की भाषा बोल पर कांग्रेस और राहुल जी पर इस तरह के आधारहीन बातें को रखेगा? मैं समझता हूं ये हाई टाइम है कि तेजस्वी यादव जी को ऐसे बर बोले और मानसिक रूप से दिवालिये नेता को बाहर करें जो उनकी ही जड़ों को खोद रहे हैं। एक नेशनल पार्टी अगर रीजनल पार्टी की तरह प्रदर्शन करे तो सवाल तो उठता ही है। 9 राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां कांग्रेस को इक्का दुक्का ही सफलता हाथ लगी। बीजेपी राज्य के उपचुनाव में भी बम बम करती दिखी।
लगातार हार के बाद कांग्रेस के अंदर विरोध की आवाजें उठ रही है। देखो, जिस पार्टी के नेता एक दिन काम और एक महीने आराम करते हो, इस तरह के पॉलिटिकल जो पार्ट टाइम पॉलिटिकल प्राणी हैं, उनको न पराजय से कोई असर पड़ता है और विजय का तो कुछ दूर तक का उनका रिश्ता नाता ही नहीं रह गया है। तो जब फुल टाइम जो है वो उनको पॉलिटिकल पाखंड करना है और पार्ट टाइम जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज सोचनी है, वो भी सोचते नहीं है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी का हाल है वो उनकी निगेटिविटी का कारण बना हुआ है। उनकी निगेटिविटी जो उनके सर पर चढ़ करके बोली है उसका कारण है। और जिस पार्टी के नेता जो है वो एक दिन काम करेंगे और एक महीने आराम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीद मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बाद कांग्रेस में अब नए सिरे से कला शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के नतीजे से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी, लेकिन एक गुट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल है कि क्या लगातार हो रही हार से कांग्रेस का विश्वास टूट गया है? क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है? क्या पार्टी को गांधी परिवार से ऊपर उठकर देखना चाहिए? क्या कांग्रेस सत्ता पक्ष के सामने सरेंडर कर चुकी है? अब सवाल है कि कांग्रेस कैसे कमबैक करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह से कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, उसके बाद सवाल यही उठता है कि कांग्रेस अपनी नीति की वजह से कमजोर हो रही है या कुछ और कारण है कांग्रेस से कमजोर होने का। और इसी पे हमारी आज की चर्चा है। सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस से, सर आपका बीजेपी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्मिता लाकड़ा जी जुड़ चुकी हैं, आप आरजेडी से प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अजय अरोड़ा जी आपसे ही है। सर, सबसे सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, कहां गलतियां हो रही है और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आप छोड़ दे रहे हैं कि कांग्रेस को हार नहीं छोड़ पा रही है? कुछ तो कारण होगा सर कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, वो रीजनल पार्टी से भी गंदी तरह से परफॉर्मेंस दे रही है। दिशा जी, सर्वप्रथम जी, जो भारत की आवाम, देश के अवाम, बिहार के अवाम ने जो जनादेश दिया, हम उसे स्वीकार करते हैं। और दिशा जी, जहां हमारी कमी रही, और आपने एक बात की प्रश्न में कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, निसंदेह ये देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी, और मंथन आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जो जनादेश हमें मिला विपरीत, हमें मंथन तो करना होगा। और जनता ने जो निर्णय लिया उसको हम मानते हुए जहां जहां हमारी कमी रही उसे हम जरूर ठीक करेंगे। और जहां तक नेतृत्व की बात की आपने अभी, और नेतृत्व हमारा जितना अनुभव कांग्रेस के पास है दिशा जी, ये तो समय की बात है। हम पराजित हो गए या हमें जनादेश नहीं मिला, कोई बात नहीं, समय है। और हमें उम्मीद है कि जितना अनुभव हमारे पास है, हम अपनी कमियों को से बात करेंगे और जो जनता चाहती है उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मुकेश कुमार जी सर आपसे है। सर, देखा जाए तो कांग्रेस कुछ राज्यों को छोड़कर ही सभी जगह पे हारी हुई दिखाई दे रही है। बात कर लीजिए कोई भी बड़ी कांग्रेस की पार्टी की, तो राज्य में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों ना हो, मणिपुर हो या गोवा हो, वहां पर भी जीतने के बाद भी सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई है। सर, क्या आपको लगता है क्या कारण है जो कांग्रेस हर बार कांग्रेस पीछे रह जाती है, जीतने के बाद भी वहां पे सरकार नहीं बना पाती? देखिए दिशा, कांग्रेस का जहां तक सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से भी पूछें, वो चाहे कांग्रेसी हो चाहे विरोधी हो, कि कांग्रेस इस दौर में कई गंभीर बीमारियों से गुजर रही जी। और जाहिर सी बात है कि वो बीमारियां क्या हैं और उनसे क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में नेता है, खास तौर से कांग्रेस के नेता तो कुछ बोल नहीं सकते। और जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं वो जो मशवरा देंगे वो ऐसा ही होगा नीम हकीम खतरे जान। यानी सोचना तो इसके बारे में खुद कांग्रेस के लोगों को है, वो सोच भी रहे होंगे।
हम ये कैसे मान लें कि जो लोग इतने लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को अपने पतन, अपने पराभव के बारे में चिंता नहीं है। जी। लेकिन कई बार काल का पहिया कुछ ऐसे घूम रहा होता है कि आदमी को समाधान मिलता नहीं, या जिसे वो समाधान समझ करके प्रयास करता है, जिस तरह की रणनीतियां अपनाता है, वो एक एक करके एक के बाद एक सब जो है वो नाकाम साबित होती हैं। ये भी हमारे सामने जी। तो इन दोनों नदी के दोनों हम कहेंगे नदी के दोनों किनारों को में अगर आप कांग्रेस को परखें तो बीमारियां वहां सिर्फ नेतृत्व की नहीं है। कांग्रेस का अपना एक बुनियादी कैरेक्टर है। कांग्रेस काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस इस देश की इंटेलिजेंसिया से जुड़ी रहने वाली, चाहे वो लेफ्ट इंटेलिजेंसिया हो चाहे लिबरल इंटेलिजेंसिया हो, उससे जुड़ी रहने वाली पार्टी रही है। मध्यम वर्गीय लिबरल माइंडसेट की पार्टी रही है, जिसका की बुनियादी उसूल उस सांप्रदायिकता के खिलाफ है या उस तरह की धार्मिकता के लिए है जैसा कि हम लोग पीछे देख के आए, और उसका कैरेक्टर। जी। तो ये कुछ एक बड़ी बुनियादी चीजें हैं कांग्रेस के साथ, जिसको वो चाह करके भी बदल नहीं सकते। यानी कांग्रेस कभी चाह ले कि हम संघ की तरह से अपना एक काडर खड़ा कर ले, वो इनके लिए इम्पॉसिबल है। सिमिलरली वो चाह ले कि हम लेफ्ट की तरह से अपना एक काडर खड़ा कर ले, वो भी इम्पॉसिबल है। जी। वो कैरेक्टर नहीं है इसका, राइट। तो कई बार हमें ना डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट कैरेक्टर्स है, कभी कोई कैरेक्टर प्रोमिनेंट होता है। अब जैसे फर्ज कीजिए कि दूध तो बकरी भी देती है, दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है, और तीनों जो है वो आप कहिए कि मैमल्स भी है, राइट। लेकिन इसके बावजूद हम तीनों की आपस में तुलना सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकते कि तीनों दूध देती है या तीनों मैमल्स। गाय की गाय से तुलना हो सकती है, भैंस की भैंस से हो सकती है, बकरी की बकरी से हो सकती है। तो ये कुछ सीमाएं हैं कांग्रेस के बारे में। जब चिंतन कांग्रेस के लोग करें या कोई दूसरे लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया करें, मैं राजनीतिक बयानों की बात नहीं कह रहा। विपक्ष के नेता कांग्रेस पर जो हमला कर रहे हैं वो अपने आप में सही और सटीक है, उससे इनकार नहीं। सर, आपने बीमारी के बारे में बात की। सर, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस बीमारी नहीं पकड़ पा रही है या इलाज नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को? इलाज नहीं मिल पा रहा। बीमारी तो दुनिया में जग जाहिर है। देखिए, हमको आपको बीमारी दिख रही तो उनको क्यों नहीं दिख रही होगी? उनको भी दिख रही है। बीमारी के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उनको भी दिख रहे हैं। समाधान नहीं मिल रहा। अब जैसे कोई अगर ये कहे कि कांग्रेस पार्टी का समाधान राहुल गांधी के हट जाने से है, जी, राइट। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी का ये कैरेक्टर नहीं, वो राहुल गांधी के हटने से या राहुल गांधी या नेहरू गांधी परिवार की पार्टी बन के रहना उसका बुनियादी संस्कार है। और कम से कम इंदिरा गांधी के आने के बाद से तो वही दस्तूर हम लोग देखते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी से पहले की कांग्रेस बहुत सारे मायने में अलग थी और इंदिरा गांधी के बाद वाली कांग्रेस बहुत सारे मायने में अलग है। लिहाजा हम दोनों की तुलना उस ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर ये है एक चीज डिस्टिंग्विश करने के, लेकिन इसे कांग्रेस के लोग ही करेंगे, विरोधी कभी नहीं करेगा। विरोधी को जब कांग्रेस को कोसना होगा तो वो कांग्रेस को वहां से शुरू करेगा जहां से उसका जन्म होता है, जहां से वो आजादी के आंदोलन की मुख्य पार्टी बनती है, जहां से उसने तरह तरह के संघर्ष किए, जहां से उसने देश का संवैधानिक ढांचा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे कई अतीत हैं कांग्रेस के साथ जो उसका सुनहरा अतीत है, लेकिन मौजूदा उनका घनघोर अंधकार में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बीमारियां जो है उनको उनका इलाज नहीं मिल रहा। ये ऐसा ही है जैसे एक बीमारी का इलाज कराने के लिए हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ दवाइयां देता है, आराम ही नहीं मिलता। कुछ मायने में थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, जैसे हमने गुजरात में देखा, जैसे हमने गोवा में देखा, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, लेकिन पता चला वो आराम फिर पलट जाता है। राजनीति के उन्हीं दांव पेच से पलटता है जो दांव पेच कांग्रेस भी अपने जमाने में इस्तेमाल करती है, जिसे हम खरीद फरोख्त कहते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने दौर में इन हथकंडों का नहीं अपनाया है। ये जरूर हो सकता है कि इतना ब्लैटेंटली नहीं अपनाया है जितना ब्लैटेंटली मौजूदा निजाम अपनाता है, पर वो बहस का मुद्दा बनता है। तो कांग्रेस किसी उस तरह के राजनीतिक पाप से अछूती नहीं है, ये भी फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश की जनता को ये लगता है कि भाई इतनी बड़ी मजबूत पुरानी पार्टी और इसका ये हैसियत, ये आलम, राइट। कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं कौन लोग? विरोधी लोग भी ढूंढ रहे हैं। विरोधी पार्टियां भी चाहती हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर न रहे, राइट जी। यहाँ तक कि बीजेपी में भी अगर आप बात करेंगे, बीजेपी के जो महत्वपूर्ण बड़े नेता हैं उनको भी इतनी कमजोर कांग्रेस को प्रतिद्वंदिता देने में मजा नहीं आता होगा। ये भी मैं बताऊं, राजनीति के भी कुछ नुस्खे हैं, वहां भी आपको मजबूत प्रतिद्वंदी से ही उलझने में अच्छा लगता है। आज जब वो कांग्रेस मुक्त भारत जैसी दशा बना दी है उन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ये बहुत अच्छा नहीं लगता है।
और बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी तो चाहती है कि अगर इस देश में बाइपोलर पॉलिटिक्स होनी है तो उसके लिए एक तरफ वो रहे और दूसरी तरफ कांग्रेस रहे। बिल्कुल। तो वो तमाम चीजें दूर होती जा रही हैं, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक सोच है। बिल्कुल ये सर। एक द्वंद है, ये एक लड़ाई है, ये एक दौर है, कांग्रेस का बहुत खराब दौर है। और बिल्कुल, जो ये दौर चल रहा है सर, ये काफी खराब है और बीमारी भी कांग्रेस को पता है, हालांकि इलाज नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की हार पर ही चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से 2014 के बाद से कांग्रेस हारती हुई जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व पर भी कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल मेरा अवधेश उपाध्याय जी आपसे है। सर, 2014 के इलेक्शन के बाद जब उसका रिजल्ट आया, उसके बाद कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ और तब से कांग्रेस उठ नहीं पाई है सर। सर, आपको क्या लगता है कि जब भी कांग्रेस हारती है, ईवीएम पर दोष मढ़ देती है या फिर जो सत्ता का दुरुपयोग करने की बात करती है बीजेपी को, सर क्या कांग्रेस अपनी कमजोरी नहीं पहचान पाई या अपनी कमजोरी छुपा रही है सब चीजों से? देखिए, कमजोरी कांग्रेस के सब लोग जानते हैं। संजय बन के इनको मतलब जो सही है चीज नहीं बोल सकते, उनको मैं संजय ही कहूंगा। और अभी जो मुकेश जी ने कहा था बीमारी जो है बिल्कुल सही है। मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। ऐसे हैं युवराज देश के बड़े अलौकिक ज्ञानी जी और मन से शुद्ध विदेशी हैं पर चोला हिंदुस्तानी जी। समझिए दिशा जी मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल। पाक चीन से गहरा नाता निभा रहे हैं युवराज जी और सत्कर्मों से पूरे दल का बजा चुके हैं बाजा जी। ये बीमारी है। ये जब तक पार्टी नेहरू गांधी वाड्रा परिवार से बाहर नहीं आएगी तब तक इसका उद्धार नहीं होना है। देश की जनता कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। 70 साल में इन्होंने गरीबी तो नहीं मिटाई, लेकिन अपने घरों के महल जरूर बना लिए। आप देखिए बिहार में जो जनादेश आया है, उसके बिहार के साथ साथ जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें क्या रिजल्ट रहा है? कई जगह तो उनकी जमानत जब्त हो गई है जी। ये केवल पुत्र मोह है। पुत्र मोह यहाँ से जब तक नहीं निकलेगा तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला जी। देश विरोधियों के साथ ये लिप्त पाए जाते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में रहते हैं उनके साथ ये रहते हैं। पाक चीन से इनका गहरा नाता है, उनका साथ देते हैं। तो बताइए जनता कब तक देखेगी? आप बताइए। जनता भी जानती है ना, जनता पुरानी तो है नहीं। अब सब जानते हैं डिजिटल इंडिया है, हर चीज गूगल पे पड़ती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मंत्री ने कहा था ना कि पुलवामा अटैक हमने कराया था, लेकिन इन्होंने क्या कहा था उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ था? ये तो सीने नापने पर लगे हुए थे, 56 इंच गा रहे थे सब जगह। बताइए, भारतीय सैनिकों को गुंडा कहते हैं ये लोग और जो पत्थरबाज है उनको कहते हैं भटका हुआ नौजवान। सब जानते हैं। देखिए हमारे जो अजय जी भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। बिल्कुल। अजय जी आप कुछ मजबूरी है इनकी, अजय भाई की हमारी। जी अजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल दिशा जी, मेरे मित्र ने बात की और जहां तक बीमारी की बात की जी, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बीमारी है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, मेरे मित्र हैं ये, कि किस तरह से जो भी बात होती है परिवार पे ले जाते हैं। ये इससे कब उठेंगे? मेरे मित्र को तो स्वप्न में भी ये दिन में सपने देखते हैं राहुल गांधी नेहरू खानदान के। ये भी इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये मुकेश जी बताएंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बीमारी की बात की और जहां तक इन्होंने 56 इंच की बात खुद ही कह दी, 56 इंच के सीने की बात खुद ही कह दी। मैं तो कहना भी नहीं चाहता था कि मैं सोच रहा था कि आज 56 इंच सीने की बात नहीं करूंगा, मैं गलवान रैली और चीन की बात नहीं करूंगा। 56 इंच भी सेना पीछे नहीं कर पाए चाइना की। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की बात की, मैं उस पर भी इत्तेफाक रखता हूँ। हम भारत की सेना का सम्मान करते हैं, भारत की सेना के साथ हैं और 56 इंच के सीने से एक गुजारिश थी हमारी कि गलवान वैली फिंगर 4 फिंगर 5 पे जो चाइना के लोग घुस आए सैनिक, उन्हें 56 इंच पीछा करते। काश ये बीमारी का इलाज खुद ही ढूंढते कि जो बीमारी इन्होंने दी है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। स्मिता जी, चाइना को जमीन दे दी थी जी। स्मिता जी सवाल मेरा आपसे है। तब तो चाइना को जमीन दे दी थी। ठीक है, अवधेश जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को सरकार जनता नहीं चुनती है, लेकिन सर अगर बात की जाए राजस्थान की, वहां पे कांग्रेस को चुना गया, हरियाणा में कांग्रेस को चुना गया, वहां पे भी आपने अपनी सरकार बना ली। देखिए गलती हो जाती है जनता से, उस समय भी गलती हो गई थी जनता राजस्थान की, अब वो देख रहे हैं। ये देखिए भाजपा शासित जब राज्य होते हैं उनमें कोई अगर समस्या आती है तो एकदम ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही चीज अगर राजस्थान महाराष्ट्र झारखंड में होती है तो ये चुप रहते हैं।
दिशा जी जी दिशा जी अरोड़ा जी, इन्होंने कहा जनता से गलती हो गई। जनता को दोषी मत ठहराएं, जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप जनता ही तो आपको सीटें पहुंचाया और आप जनता की खिलाफत कर रहे हैं। आपके सीनियर नेता अगर आपको डिबेट देख रहे होंगे, नहीं उपाध्याय जी, अगर सीनियर नेता आपको देख रहे होंगे तो आपको भी मैसेज आ जाएगा कि जनता को बुरा मत बोलो, जनता को गलती ना बताओ, ऐसे शब्दों का प्रयोग जनता के लिए ना करे। जनता सर्वोप्रिय है, जनता ने तो आपको जिताया। ठीक है सर, जनता तो वोट करती है, बिल्कुल सर, जनता तो वोट करती है। इसी बीच स्मिता जी, सवाल मेरा आपसे है, मैम 2017 में यूपी में जब चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था, वहां पे भी शर्मनाक हार मिली। अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में हालांकि आपकी सीट ज्यादा आई है लेकिन हार आपको देखने को मिली, सरकार आप बना नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है इस हार का जिम्मेदार है? देखिए, कुछ हद तक तो मैं अग्री करूंगी कि हाँ, डेफिनेटली उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से प्रीवियस इलेक्शंस में इन्होंने परफॉर्म किया है, उसका अगर हम रेट देखें, है ना, रेट परसेंटेज को कंसिडर करें तो डेफिनेटली वो एक डिप आई है। लेकिन उसका बहुत सारा रीजन है। एक तो सबसे पहला रीजन जो मैं मानती हूँ वो है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। वो क्या होता है कि जो पब्लिक है उसको वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है कि क्या हम, जैसे जो टर्म यूज होता है इनके लिए, गांधी जी के लिए जो, मतलब राहुल गांधी जी के लिए जो टर्म यूज करते हैं पप्पू करके, तो ये जो टर्म है ये एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी होता है उसका पब्लिक के ऊपर। एक तो वो रीजन है। दूसरा ये रीजन मुझे लगता है कि जहां जहां पे बीजेपी फेल होती है, जिन जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों को प्रॉपरली वॉइस नहीं किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। तो ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से जो वोटिंग, मतलब वो जो पॉपुलैरिटी है वो डिप होती जा रही है। और दूसरा है कि जो पार्टी में जो यंग नेता है या फिर जो प्रॉमिसिंग जो बोलते, जो असेट होते हैं पार्टी के, उनको कोशिश होनी चाहिए कि उनको हम कैसे बचाएं पार्टी के अंदर, उनको कैसे हम जोड़ के रखें, उनको बिखरने से रोकना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर कुछ मेजर जैसे जो डिसीजन मतलब लिए गए थे मोदी जी के द्वारा, जैसे जो एयर स्ट्राइक जो हुआ था पुलवामा के समय था, तो जस्ट बिफोर द इलेक्शन, तो वो जो हुआ तो उस समय भी जैसे उस चीज को क्वेश्चन कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो ये सब चीज क्या होता है ना कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को इन अ नेगेटिव वे वो बैकफायर हो गया ऑन कांग्रेस इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई या फिर कृषि की प्रॉब्लम हो गई या फिर मॉब लिंचिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो जहाँ पे बीजेपी फेल करी, इन चीजों को वॉइस करने की बहुत जरूरत है, लोगों को समझाने की बहुत जरूरत है कि दिस इज वेयर बीजेपी इज फेलिंग, और मतलब ये आगे चल के कंट्री के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मुकेश कुमार जी आपसे है। सर, 2014 की जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस में एक डर था, जहां भी चुनाव लड़ा हर जगह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, चाहे बात कर ली जाए यूपी में एसपी के साथ चुनाव लड़ा और अभी बिहार में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में जब सरकार बनी थी तो शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। सर, ऐसे दिन कभी नहीं देखे कांग्रेस के। क्या मैं आपके सवाल के आखिरी वाक्य नहीं सुन पाया, जो मूल सवाल है, फिर से दोहराएं उसे। सर, सवाल मेरा ये है कि 2014 के बाद कांग्रेस का ऐसा रूप था कि कांग्रेस ने सभी जगह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है, चाहे यूपी की बात कर ली जाए 2017 के, चाहे बिहार। गठबंधन से चुनाव लड़ा, गठबंधन से आप तभी चुनाव लड़ते हैं जब आपकी अपनी खुद की ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती जी। है, ये तो एक सामान्य बात है। क्या बीजेपी ने गठबंधन नहीं किए? आज वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी ने क्या नहीं किया है? देखिए, ये दौर है, राइट। बीजेपी ने गठबंधन किनसे नहीं किया? जो आज बीजेपी की खूब कस के मुखालफत करते, क्या उनसे नहीं किया? क्या लालू प्रसाद यादव को सत्ता में पहुंचाने में बीजेपी ने अपनी भूमिका नहीं निभाई? क्या मायावती के साथ नहीं निभाई? तो वो सब क्या शिवसेना के साथ नहीं निभाई? या अकाली इनके विरोधी उनके साथ नहीं निभाई, जिनको ये राष्ट्र विरोधी कहते हैं, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, क्या उनके साथ इनका गठबंधन नहीं था? क्या डीएमके के साथ इनका गठबंधन नहीं था? क्या ममता के साथ नहीं था? ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था? तो इसलिए गठबंधन हमेशा तब वो पार्टियां करती हैं जब वो कमजोर होती हैं, जब उन्हें लगता है कि चलो भाई किसी और के सहारे से उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। बिल्कुल। आज बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में आ गई, क्या एक दिन में आ गई है? और यहाँ जहाँ वो आज आके बैठी है, क्या हमेशा यहीं बैठी रहेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कांग्रेस का उतार चढ़ाव हमने देखा, वैसे बीजेपी का भी वक्त आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नेता तो हम नहीं मान सकते नरेंद्र मोदी को,
जी। और उनके जितना संघर्ष भी इनका नहीं है। लेकिन क्या अटल जी की सरकार बाहर नहीं हो गई सत्ता से बाहर? इंडिया साइनिंग कहाँ गया? बिल्कुल तब क्या बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि हाँ साहब इंडिया साइनिंग नहीं हुआ, हमने झूठ बोला था? राजनीति में कोई ऐसा नहीं कहता। राजनीति में जो कमियां रहती हैं उनको नेता, पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कह रहा हूँ। नेता, कार्यकर्ता, पार्टी, ये सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। राजनीति एक बहुत ही वोलेटाइल वाटर फ्लो है राजनीति। उसको जो जितना जिस समय जितना टैप कर पाएगा कर पाएगा, और वही चीज हमें रिजल्ट के रूप में नजर आती है। जी। आज जिस तरह की बातें की जा रही हैं, या कुछ एक चीजें मौजूदा दौर में नई है। जैसे जिस जमाने में कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, चाहे वो राजीव गांधी का जमाना हो, इंदिरा गांधी का जमाना हो, नरसिम्हा राव का जमाना हो, उस जमाने में भी वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट का कैरेक्टर एसोसिनेशन नहीं करते थे। लेकिन ये बीजेपी डिस्पेंसेशन ने खासतौर से पहले सोनिया गांधी के मामले में विदेशी मूल की बात को खूब हवा दी। आज नहीं रही सुषमा स्वराज, उन्होंने बाद सिर मुड़वाने तक की बात की थी। और उसके बाद जब से राहुल गांधी आए सेंटर स्टेज पे, तब से बीजेपी ने एक पॉलिटिकल प्लान उठाया कि साहब हम इनका कैरेक्टर एसोसिनेशन करेंगे, इन्हें मूर्ख बताएंगे, इन्हें नाकाबिल बताएंगे, इन्हें पप्पू कहेंगे, कुछ और कहेंगे, कुछ और कहेंगे। पॉलिटिकल, मैं कहता हूं ये जो है कीचड़ उछालने वाली जो तरकीब है। अब ठीक है, मौजूदा दौर में डायनेमिक्स बदल गए। फिर किसी ने मोदी को भी हत्यारा कहा, किसी ने कुछ कहा, बहुत सारी चीजें हुई हैं ऐसी। ऐसा नहीं है कि एक ही पहलू है उसका, उसके भी दूसरे पहलू हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राजनीति का डायनेमिक्स बहुत बदल गया है। और उसमें हम ये सोचे कि नहीं साहब एक चीज ऐसे ही रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है सर। एक बड़ी सीधी सिंपल साफ सी बात है, कांग्रेस डूबती हो तो डूब जाएगी, लेकिन वो राहुल गांधी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं करेगी। बिकॉज राहुल गांधी के बगैर, या राहुल गांधी या गांधी फैमिली के बगैर, चाहे राहुल गांधी हो, कोई और हो, माँ हो, बेटी हो, कोई और हो, उसके बगैर इस पार्टी का यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है। दिस इज द ओनली फैक्टर। ठीक है सर। समझने की कोशिश कीजिए, जो ताकत बीजेपी के लिए संघ पैदा करता है, वही ताकत कांग्रेस के लिए ये नेहरू गांधी परिवार पैदा करता है। यानी बाउंडिंग फैक्टर, जैसे सीमेंट होता है ना, रेत को बांधने का काम करता है, वही काम यहाँ ये करते हैं। तो ये नाकाबिल है, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए आज यही तमाम बुजुर्ग लोग हैं, इन्हीं लोगों ने एक जमाने में एक अतीत लिखा है इसी पार्टी के अंदर। तो ये दौर है, ठीक है सर, एक दौर है और ये दौर भी जल्द ही निकल जाएगा और कांग्रेस भी शायद जल्द ही सत्ता पे आएगी। और चर्चा पे सीधे चलते हैं अवधेश उपाध्याय की ओर। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस जिसके साथ भी अलायंस करती है वो अलायंस टूट जाता है और जीतता नहीं है वो अलायंस। सर, क्या आप अभी भी अपने उस बयान पर कायम रहेंगे? अभी जो बता रहे थे मुकेश जी और अजय जी, जिनकी बात का मैं जवाब दे दूं जी। कांग्रेस का जो हाल है वो मुंगेर लाल को घोड़ा बनाने के चक्कर में जो सभी घोड़े हैं ना, वो अस्पताल को खाली कर देंगे। और ये खाली एक दिन वो आएगा कि राहुल जी अकेले ही पार्टी को चलाएंगे। अगर ये पुत्र मोह रहा तो एक परिवार से अलग नहीं हुई पार्टी। तो बात रही अलायंस की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी तो उससे अलायंस करती है जो राष्ट्रवादी होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ गलतियां निकलती हैं, कमियां होती हैं, तो वो अपने आप खुद ही छोड़ देता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित पार्टी है। भारत की जनता को सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। कोई जाति धर्म की राजनीति भाजपा में नहीं होती, कोई नीति की राजनीति नहीं होती। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रही है। और यही नतीजा है कि बिहार में जनादेश दिया है, बिहार की जनता ने इसी देश पर दिया है जी। लोगों ने झूठ नहीं बोलते, भड़काते नहीं है, भड़काते नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम केवल भड़काना है देश की जनता को। कोई योजना आती है, अभी देखा आपने किसान आंदोलन जो हुआ था, किसान बिल आया, उसके ऊपर कितना भड़काया इन्होंने किसानों को। लेकिन क्या हो गया, खुश हो गया। उसके बाद उसकी हाथरस पहुंच गए, हाथरस का स्टिंग ऑपरेशन आया, उसमें कांग्रेस के नेता पाए गए। तो देखिए देश की जनता सब जान रही है, देख रही है दिशा जी। बिल्कुल। अवधेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि मुकेश कुमार जी ने अभी ये कहा था कि बीजेपी कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। लगातार जो भी पार्टी के नेता होते हैं उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है बीजेपी की तरफ से। सर, क्यों इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं, अगर ये बयान सुनने को मिल रहे हैं, तो सर क्यों ऐसा होता है कि कैरेक्टर असैसिनेशन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? देखिए ऐसा जो है, ऐसा ये जो है गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने करती है, अपने हिसाब से करती है, ठीक है। और यहाँ एक बंदा नहीं करता है, यहाँ डिसीजन लेने वाला एक नहीं है। कांग्रेस की तरह के एक ही परिवार का आदमी डिसीजन ले रहा है।
यहाँ पूरी कमेटी बैठती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि इस चीज का भी हो। ठीक है सर। अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल दिशा जी। इन्होंने जो बात की, मैं तो ये कहता हूँ जैसे इनका गठबंधन बिहार में है, मैंने पहली बार देखा है कि दोनों हाथों में लड्डू ले रखे थे, एक चिराग पासवान का और एक नीतीश कुमार का। मेरा सवाल उपाध्याय जी से है, क्या चिराग पासवान जी को आप केंद्रीय मंत्री बनाएंगे, अपने केंद्र कैबिनेट में लेंगे? उसके बाद क्या होगा? क्या नीतीश कुमार को सरकार चलाने देंगे? आपने दो उप मुख्यमंत्री बनाए, आपकी नीयत में तो अभी खोट नजर आता है। दिशा, मैं दावे से कह सकता हूँ, दिशा जी, मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर इन्होंने चिराग पासवान जो कि मोदी जी के हनुमान हैं, अगर उस हनुमान को अपने साथ जोड़ते हैं, क्या नीतीश कुमार जी और इकट्ठे चलेंगे? मुझे तो लगता है कि ज्यादा चलने वाली सरकार नहीं है ये, और नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी वजह से भी उनके वोटों में काफी वोट कटे हैं। और इसी नतीजे पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, डबल चाल चली है। नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उनके नंबर कम करा दिए, और इस प्रकार जब चिराग पासवान को जब आगे लाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि सरकार जल्दी चलने वाली है बिहार में ज्यादा। विशाल जी, अजय जी जो बात कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी की बात बता रहे हैं। इनकी पार्टी में क्या होता है कि एक ही एक आगे बढ़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी, अजय जी, यहाँ सबको मौका मिलता है। और बात रही चिराग पासवान की, तो मैं बता रहा हूँ आपको, चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कोई रिश्ता नहीं था। उन्होंने अपने आप छोड़ी थी पार्टी। मेरा प्रश्न थे, उन्होंने अपने आप छोड़ा था। उपाध्याय जी, मेरा प्रश्न ये है, क्या चिराग पासवान को हमारे प्रधानमंत्री क्या अपनी कैबिनेट में लेंगे? मेरा सवाल ये था, इसका मुझे उत्तर दे दें। देखिए, कैबिनेट में लेने का मतलब क्या है? उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया तो वो एनडीए का पार्ट नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेता तो कह चुके हैं, बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं वो उन्होंने भी कहा है ये, जब उन्होंने खुद अपनी मर्जी से एनडीए से नाता तोड़ा था। अजय जी, विधानसभा चुनावों में भी उनसे कोई संबंध नहीं था। नहीं, जैसे उन्होंने कहा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े, सिर्फ 4 जगह खड़े किए। एक मिनट, वो कहते हैं मैं राम का हनुमान हूँ, तो हनुमान जी की तपस्या बेकार जाएगी क्या? मुझे तो इसका उत्तर चाहिए। वो जो कहें वो उनकी मर्जी है अजय जी। ठीक है। सवाल मेरा स्मिता जी, मर्जी है, लेकिन चुनावों में एनडीए से चिराग पासवान का कोई नाता नहीं था। मैं बता रहा हूँ आपको जी। उन्होंने अपने इंडिविजुअल चुनाव लड़ा था, अपनी मर्जी से चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपनी मर्जी से नाता चुनाव अलग लड़ा, और अब एनडीए की सरकार भी बन गई है बिहार में। लेकिन सवाल मेरा स्मिता जी आपसे है, मैम, एक जगह पे अभी अजय अरोड़ा जी ने भी यही कहा कि ज्यादा दिन तक सरकार नहीं टिकेगी एनडीए की, तो क्या मैम ये माना जाए कि आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी मिलकर सरकार बनाने वाली है आने वाले दिनों में? हाँ, मुझे भी इस चीज से मैं अग्री करती हूँ कि अभी जो सरकार एनडीए की बन रही है वो बहुत ही अनस्टेबल ग्राउंड पे बन रही है। कहा जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक पार्टी जो कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है भी नहीं, उसके नेता को आप सुन रहे हो एज ए चीफ मिनिस्टर, वो बीजेपी की मजबूरी है बेसिकली कि उनको नीतीश कुमार को बनाना है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनको नहीं बनाया गया तो वो कभी भी दूसरी तरफ लुढ़क जाएंगे, क्योंकि ये पिछली बार वो कर चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ बना के सरकार। तो बेसिकली वो सत्ता के भूखे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको एक पपेट चीफ मिनिस्टर ही बनाया गया है, और डिसीजन मोस्टली जो है वो लिए जाएंगे बीजेपी के द्वारा। ये तो सबको समझ में आ रहा है ये बात बहुत अच्छी तरह। और जिस तरह से जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उन सबको कंसिडर करते हुए इस चीज को मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि ये बहुत लंबा चलने वाला चीज नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी ऐसे हैं कि बहुत दिन मतलब वो डोमिनेंस नहीं ले पाएंगे, एंड एकदम बीजेपी के अकॉर्डिंग फंक्शन कर पाना उनके लिए किस हद तक संभव होगा वो नहीं कहा जा सकता। तो उस बेसिस पे डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ये सरकार ज्यादा दिनों की नहीं है, और अगर सरकार गिरती है तो निश्चित रूप से हम, क्योंकि हमने बहुत क्लोज फाइट दिया और हम केपेबल हैं मेजोरिटी फॉर्म करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के, तो जरूर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मतलब
वहाँ सरकार ठीक है बना मैम, पाए और कोशिश तो तेजस्वी आप भी वहाँ करेंगे, के लेकिन आप ही मुख्यमंत्री की बने। पार्टी के नेता अगर इस तरह का बयान दे कि आप ही के जो गठबंधन में कांग्रेस है उन्हीं के खिलाफ अगर बयान दे, जैसे शिवानंद तिवारी ने कल कहा था कि कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई, 70 में से 70 सीटें तो उन्होंने ले ली लेकिन 70 रैलियां नहीं की, राहुल गांधी ने पिक नहीं की। अगर इस तरह के बयान आएंगे तो क्या आपको लगता है कि आगे जाकर आप गठबंधन की आपकी सरकार बन सकती है अगर उनकी सरकार गिर जाएगी? देखिए आरजेडी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो कि ये समझते हैं कि एक बार इलेक्शन क्योंकि अलायंस में लड़ी गई है तो आप किसी एक को रिस्पॉन्सिबल हार के लिए नहीं ठहरा सकते। तो जो मैंने बार बार पहले भी कहा है, लेकिन हाँ ठीक है, ये रियलाइज कराना कि हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर उन्होंने 70 सीट लिया था तो एटलीस्ट नहीं भी तो उनको 25 to 30 सीट उनको लाने चाहिए थे, तो वो नहीं ला पाए, चाहे रीजन जो भी रहा हो। तो बेसिकली इस तरह का तो होता ही है किसी भी इलेक्शन में, ऐसा नहीं मतलब कह सकते कि आपने इतना सीट लिया तो आपको इतना लाना ही है। वो उस समय का सर्कमस्टेंसेस, उस समय का जो वोटर साइकोलॉजी है उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस तरह का बयानबाजी नहीं आना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि एक किसी नेता के इस तरह के बयानबाजी पे जो एक महागठबंधन की जो एक रिलेशनशिप है का जो आधार है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है। बेसिकली अगर आगे चल के सरकार बनाने पे आएगा और अगर बीजेपी को तख्ते से हटाने की बात आएगी तो डेफिनेटली जितने भी विपक्ष के दल हैं सब एकजुट होकर इस चीज को संभव करेंगे। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मुकेश जी आपसे है। सर, अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, जहां कांग्रेस को सीट नहीं मिल पाती है जल्दी, वहीं बीजेपी में एक चीज है कि मोदी का चेहरा दिखाते हैं लोग, जनता मोदी के नाम पर वोट दे देती है। तो सर क्या रीजन है कि जो कांग्रेस का चार्म था पहले वो चार्म नहीं रह गया है और अब जो जनता है वो बीजेपी की ओर रुख कर रही है क्योंकि बीजेपी के पास एक चेहरा है मोदी? देखिए दिशा, मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं और जो बात आप समझना चाह रही हैं जी, राजनीति कभी भी मैथमेटिक्स के नियम के मुताबिक 2 दूनी 4 की तरह से नहीं होती। ठीक है जी, कौन कितनी सीटें लड़ा उसके प्रपोर्शन में कितनी जीतेगा, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, जैसा ए के साथ हुआ वैसा बी के साथ होगा, ये सब फालतू की बातें हैं, लफाजियां हैं, पॉलिटिकल लफाजी। मिसाल के तौर पे जेडीयू कितनी सीटें लड़ी और कितनी जीती, उसका स्ट्राइक रेट क्या था? स्ट्राइक रेट, कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल एजेंडा, ये सब तमाम कई सीटें अलग अलग। शिवानंद तिवारी क्या सोच करके अपने ही सहयोगी के ऊपर हमला कर रहे हैं ये वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये भी सच है कि वो गलत हमला नहीं कर रहे हैं। जो तथ्य सामने है वही वो बोल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो तथ्य सामने है वही कपिल सिब्बल भी बोल रहे हैं, वही सलमान खुर्शीद भी बोल रहे हैं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसका मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि कांग्रेस में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे गठबंधनों में बीमारी नहीं, बीमारियां वहां भी बहुत है। क्या बीजेपी आज से बिहार में राजनीति कर रही है? अब की बार वो बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं पहली बार। और रही बात ये कि राजनीति में किस मूल्य और किस नीति और किस सिद्धांत पर राजनीति हो रही है, कोई भी नहीं कर रहा। क्या शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं थी गठबंधन में और फिर वो कैसे आज अलग सरकार बनाए हुए? क्या यही नीतीश कुमार पिछली बार जेडीयू के साथ महागठबंधन में नहीं थे? तो अब उन चीजों का कोई मतलब नहीं। बाकी ये सरकार स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, अभी तो गांव बसा ही नहीं, अभी से ही लोग तरह तरह के मंसूबे पालने लगे, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। अगर राजनीतिक बातें करनी है तो नेताओं को भी, उनके प्रवक्ताओं को भी, पैनल पर बैठे हुए लोगों को भी सीरियस, संजीदा, गंभीर बातें करके ये दिखाना चाहिए कि भाई वो एक बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हो ही नहीं रहा जी। वो दूसरी तरफ तीसरी तरफ आप चले जा रहे हैं। भाई हो गया, चुनाव हो गया, अब अगला मौका कब आएगा? कहां से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आपको अनस्टेबल दिख रही है? जबरदस्ती हम कह रहे हैं इसमें मान लो, उसी तरीके से दूसरा आदमी कोई कह रहा है उसमें ये बीमारी है जी, कांग्रेस की बीमारी, जनता से तेजस्वी में वो बीमारी है। ये सब फालतू की बातें हो गया। चुनाव के समय आपको जितना जोर जिन चीजों पर लगाना था आपने लगा लिया। आगे देखिए, जो जनादेश आप लेके आए हैं, जिन वादों के साथ, इरादों के साथ लेके आए, उसको कैसे आप कंस्ट्रक्टिव जामा पहनाए, कैसे उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाए, उस पर ध्यान दें, उस पर ताकत लगाए। और रही बात इसकी कि साहब आप जो है बीजेपी, अब मैं पूछता हूँ एक बात, बीजेपी के पैनलिस्ट हैं हमारे, क्या इसकी पार्टी ने यह तय किया है कि चिराग पासवान का केंद्र की एनडीए में दखल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उसके पार्टनर वो है कि नहीं बने हुए? आज कोई जानता है इस बात को कि एलजेपी केंद्र में जो एनडीए बनी हुई है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्या वो एलजेपी आज एनडीए में है?
किसी को नहीं मालूम। बिल्कुल सर। बिहार में एनडीए नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सबको मालूम है A to Z। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ जो प्रवक्ताओं के रूप में लोग बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता है, दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है सर। उनको भी नहीं मालूम। उनको भी जब फिल्टर होकर के ऊपर से नीचे आएंगी, जब चीजें तय होंगी तब पता चलेगी। और दूसरा कोई आदमी पूछ रहा है इस बात को, उनको मंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे भाई मंत्री बनाओगे नहीं बनाओगे, जब बनेगा आपको पता चल जाएगा। उससे आपकी राजनीति पे क्या असर आ जाएगा मुझे बता दीजिए। आपकी या गठबंधन की या इस तरह के गठबंधन क्या उस तरह के गठबंधन की, कुछ नहीं, वो वक्त निकल गया आपका, कुछ चीज निकल गई। तो इन लोगों को भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ऐसी चीजें आप आलोचना कीजिए, अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल कस के लताड़िए, उससे कोई बुराई नहीं, लेकिन उन चीजों को ढूंढ के तो लाइए। अब आप देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि साहब ABCD पार्टियां ऐसी हैं जो एंटी नेशनल हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है। अरे भाई आपको सर्टिफिकेट किसने दे दिया कि आप राष्ट्रवादी हैं? बिल्कुल। लोग जितनी बाकी राजनीतिक पार्टियां इस देश में राजनीति कर रही हैं, बिल्कुल सर, सवाल उठाना काफी आसान होता है। बिल्कुल जी, कौन देशद्रोही के साथ खड़ा होता है? बिल्कुल। तो ये चलूंगी मैं अजय अरोड़ा जी के पास। सवाल मेरा सर आपसे ये है कि कुछ समय पहले सर कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि नेतृत्व में बदलाव की मांग उन्होंने की थी। सर क्या आपको लगता है कि अभी तक जो बदलाव नहीं हुआ है, कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित रहना चाहती है, कोई नया फेस कांग्रेस में नहीं लाना चाहती? समाज संपर्क टूट गया है। अवधेश जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी सर, जिस तरह से लगातार यही कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार में, परिवारवाद में ही रहती है। अगर राहुल गांधी ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो आखिरकार अंत में आके सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। सर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए दिशा जी, ये जो उलटफेर चलता है कांग्रेस पार्टी में, कभी मां अध्यक्ष बन जाती हैं, कभी बेटा अध्यक्ष बन जाता है, ये इनका ना एक मतलब पूरा नीति बनाई हुई है कि पहले तुम बन जाओ, तुम इस्तीफा दे देना मुझको, मैं तुमको इस्तीफा दे दूंगी, तुम मुझको दे देना, मैं तुमको दे दूंगी। ये ना आपकी जो ढोंग है ना, ये देश की जनता जान चुकी है, इसीलिए देश की जनता ने बार बार नकार रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें 5 सीटों पर की जमानत जब्त हो गई। अभी मुकेश जी कह रहे थे कि राष्ट्रवादी का कौन मतलब प्रमाण देगा। मैं बताऊं आपको, देश की जनता सब जानती है। जो पार्टी भारतीय सेना को कहती है कि गुंडा कहती है, वो कौन है? जो आतंकियों के साथ खड़े होती है, वो कौन है? मुकेश जी मैं बता रहा हूँ, मुकेश जी पहले मेरा सुनिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों का साथ देती है, वो कौन सी पार्टी है? देश जानता है। मुकेश जी आप जो है बात समझिए, जब मैं कह रहा हूँ, आपने कहा था राष्ट्रवाद का जो प्रमाण है वो ये है, एक पार्टी है जो राष्ट्र को समर्पित है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ चल रही है, और उसी के आधार पर बिहार में जनादेश मिला है, इसी का आधार है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मुझे आपसे राजनीतिक रार तकरार नहीं करनी, ठीक है? मैं आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मुझे वो बात कहनी है जो मुझे कहनी है। नहीं मुकेश जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, आपको इस बात इस शिष्टाचार को समझिए, मैं आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, ठीक है? हमें वही बात करनी है, मैं अपनी बात कहूंगा, अपना नजरिया कहूंगा। मेरे नजरिया में मैं आपको जो है ना, जो बात मैंने कही है राष्ट्रवादी में, एक नहीं 50 तरीके से साबित कर सकता हूँ कि आपके पास राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट देने का कोई पैमाना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और बात सुनिए, अगर आप लोग अगर मैं कह रहा हूँ ना, जनता दे रही है, किसको दिया बताइए? जनता की बात, एक मिनट सुनिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको राजनीति जैसे करनी है आप करिए, मैं उससे रोकने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करें वो शब्दावली अनुचित है, उस चीज को समझ भी रहे होंगे आप। अवधेश जी, लोकतंत्र और सभी को यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाता है और हर कोई अपना पक्ष भी रख सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल मैं स्मिता जी आपसे करना चाहूंगी। मैम, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है। मैम, क्या आप क्या कहेंगी, क्या महागठबंधन चलेगा आगे, या जो अंतर्क्रिया अभी चल रही है महागठबंधन में, उसके कारण महागठबंधन भी टूट जाएगा बिहार में? देखिए, महागठबंधन का टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फॉर शॉर्ट पीरियड वो जो पॉलिटिकल जो आपस में एक रिलेशनशिप है, उसमें मतलब खटास आ सकती है, उसका आउटकम कुछ डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा और जब अगर देखा जाए कि अगर मतलब जो आपका बीजेपी या बीजेपी अलाइड जो भी है, अगर उनको हमें सत्ता से उतारना है, अगर उसके लिए एकजुट होकर हमें लड़ाई लड़नी है, तो हमेशा जो गठबंधन है वो साथ आएगा ही आएगा।
ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं मुकेश जी आपसे पूछना चाहूंगी सर। सर लगातार कांग्रेस पार्टी पर यही सवाल उठते हैं कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक ही ये परिवार सीमित है। अगर कोई और नामी चेहरे, अगर कोई बड़े नेता कांग्रेस का नेतृत्व करे तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा? पार्टी का रिवाइवल कहाँ है, मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी बताता हूँ जी। कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल है छत्रपों से। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता को पार्टी के पीछे से खड़ा करती है, उनको उभारती है। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो छत्रपों का, जैसे एक ही राज्य में 2, 3, 4 छत्रप बनाएंगे जो आपस में भी प्रतिस्पर्धा करेंगे और आला कमान के प्रति भी अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का जिस समय ये शीर्ष पे थी, चरम पे थी, तब यही स्ट्रक्चर था और यही स्ट्रक्चर जैसे इनको मिल जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का एक माइनस पॉइंट होता है। माइनस पॉइंट ये होता है कि ये जो पॉलिटिकल छत्र बनाते हैं, आप ही बनाते हैं, वो आगे चल करके किसी स्टेज पे आपको भी गुर्रा सकते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ उदाहरण है, हमारे सामने ममता बनर्जी का उदाहरण है, हमारे पास शरद पवार का उदाहरण है, हमारे पास केसीआर का उदाहरण है, हमारे पास जगनमोहन रेड्डी का उदाहरण है। ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के वंश वृक्ष से ही निकले हैं, लेकिन कदाचित एक ऐसा वक्त आता है जिसमें कि ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर ये अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन बना लेते हैं। अब कांग्रेस पार्टी का जो सही रिवाइवल होगा, कब होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो रिवाइवल होगा उसी छत्रप वाले मैकेनिज्म से। यानी आपने एक ही राज्य पर कि आपने उत्तर प्रदेश में 5 नेताओं के पीछे पीठ पे हाथ रखा, हाँ भाई ठीक है तुम पार्टी को आगे ले चलो। वो 5 नेता आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे कि भाई हम कौन ऊपर जाए, कौन आगे जाए जी। वो वाला जो मॉडल है वही मॉडल कांग्रेस का कोर मॉडल है। वो मॉडल जब रिवाइव होने लगेगा, जब इनको इस तरह के लॉयलिस्ट, देखिए अब जैसे राजनीति में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज आप जिसे टिकट देते हैं उसे अपना लॉयलिस्ट समझ के देते हैं और कल को उसकी लॉयल्टी बदल जाती है। बिल्कुल। अब कल को उसकी लॉयल्टी बदल गई, अब आप बिल्कुल खाली हाथ है, आपके दोनों हाथ से तोते उड़ गए। भाई मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ, सबके अपने गिरेबान में तरह तरह के दाग हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आप समय रहते नहीं संभाल पाए तो नतीजा आपके सामने। और इतने लोग उनके साथ चले गए। मणिपुर में आपने क्या किया, ये चीजें होंगी राजनीति में। कर्नाटक में क्या हुआ, बिल्कुल गोवा में क्या हुआ, जैसा आपने बताया, ये चीजें राजनीति में होंगी। और उसके पीछे जो सबसे तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस की भी कमी है कि वो अपने जो युवा नेता हैं, जो नेता हैं, उनको संभाल नहीं पा रही है। और यहाँ पे खरीद फरोख्त भी होती है और लॉयल्टी यहाँ पे देखी जा सकती है कि कितने लॉयल हैं वो अपनी पार्टी के लिए और कितने लॉयल नहीं है। दिशा क्या होता है, जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, कांग्रेस ने भी अपने जमाने में ये सब काम किए हैं। वो क्या करती है कि अपने पॉलिटिकल राइवल्स को दूसरे तरीके से थ्रेटन करती है। आपके खिलाफ सीबीआई लगा देंगे जी, ईडी लगा देंगे जी, आपके खिलाफ ये क्रिमिनल ऑफेंस है, वो है, इस तरीके से हम उसको हवा दे देंगे, आपका कैरेक्टर इस तरीके से, ये डरा धमका करके भी ये काम किया जाता है। बिल्कुल सब करते रहे। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट पे जनता के सामने नहीं आती, लेकिन वो राजनीतिक हथकंडा है और वो अपनाई जाती रही है, आज भी अपनाई जाती है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो उसका फायदा नुकसान सबको अपने अपने समय पे मिला है। आज की तारीख में ये स्थिति हो गई राजनीति में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब कायदे से ये पहले भी था, ऐसा नहीं है, बस वही है, कभी लाठी आपको कमजोर दिखती है, कभी भैंस मजबूत दिखती है जी। तो सर ये अब तो ये कांग्रेस पार्टी को ही देखना होगा ये कैसे उनको अपने पार्टी के नेताओं को संभालना है। मैंने आपसे सबसे शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस की बीमारियां उनको पता है, खूब अच्छे से पता है। कैसे नहीं पता होगी, हम और आप, हमारी और आपकी क्या पहचान है, जो इसका इलाज, बिल्कुल सर, इसका इलाज मिल जाए अगर, तो कांग्रेस भी वापस अपने उसी चांद पे आ जाएगी जहां पे पहले थी। बिल्कुल, यही गांधी नेहरू परिवार ठीक हो जाएगा जी, सब अच्छा हो जाएगा। जब वो कामयाबी का समय आने लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। पहले भी ऐसा होता रहा है जी। सोनिया गांधी को विदेशी बहू बता करके उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट ने कोई कम कैरेक्टर एसोसिएशन किया है, भारत को नहीं जाती, भारत को भाषा को नहीं जाती, बिल्कुल सर, को नहीं जाती, बिल्कुल कुछ किया गया है, लेकिन कालांतर में वही सोनिया गांधी जब सफलता ले आती है तो बिल्कुल सर, क्योंकि अब समय मेरे पास ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। और यही इससे निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार 2014 के बाद से जिस तरह से डाउनफॉल कांग्रेस का हो रहा है, उसके बाद सवाल कांग्रेस के ऊपर उठते हैं और कांग्रेस को यहाँ पे आत्ममंथन करने की जरूरत है। और फिर देखा जाएगा कि कब कांग्रेस वापस उसी चाम पे आ पाती है जितना चाम उसका 2014 से पहले था। और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।